प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज बीए तृतीय वर्ष की आधुनिक हिंदी कविता की क्लास लेने जा रही हूँ। इस विषय में आपको छायावाद तक हम पढ़ा चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने छायावादी काव्य का परिचय दिया था। जैसा कि हम जानते हैं 1920 से 36 तक के कालक्रम को छायावाद के नाम से हम लोग जानते हैं। छायावाद का जो उल्लेख है 1920 के आसपास देखा गया था और इससे पहले मैं छायावाद की सामाजिक परिस्थितियों पर हम बात कर चुके हैं। शुक्ल जी जो कि अपने समय के बड़े महत्वपूर्ण आलोचक हैं और आज भी बड़े महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में माना जाता है, जिन्हें शुक्ल जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इस छायावादी कविता को ईसाई संतों के फैंटस्माटा या छायाभास से इसको जोड़ा था। और छायावाद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, बहुत सारी विशेषताओं पर हम थोड़ी चर्चा की थी और लेकिन शुक्ल जी ने छायावाद की जो चित्र भाषा, मतलब यहाँ पर जो जैसे हम पहली कविता कई बार पढ़ते हैं, हम आगे भी उन पर चर्चा करेंगे कि इनकी चित्र भाषा शैली पर अपनी विशेष टिप्पणी दी थी। और दूसरे जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, छायावाद पर इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने इसका संबंध युग बोध से जोड़ा था अपने समय से और इसको आध्यात्मिक छाया का भान कहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विरोध माना था और डॉक्टर नामवर सिंह ने, जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरी की पूरी एक पुस्तक छायावाद पर ही लिखी है और उन्होंने विश्वसनीय तौर पर दिखाया कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वो उसे कहीं कहीं राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी मानते हैं। जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको स्पेशली कहा था कि उस समय राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उथल पुथल हो रही थी, बहुत सारी घटनाएं चल रही थी। तो और बहुत सारे लोग आक्षेप भी लगाते हैं कि जब इतनी सब राष्ट्रीय स्तर पर इतनी चल रही थी तो छायावादी कवि किस प्रकार पीठ फेर कर कविताएं लिख रहे थे, या सामान्य प्रणय की कविताएं, प्रकृति की कविताएं, प्रेम की कविताएं, इस तरह की कविताएं लिख रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आज इन शॉर्ट हम अगली कक्षाओं में आने से पहले मैं छायावाद की कुछ प्रवृत्तियों पर आपको चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि छायावाद हिंदी साहित्य की, आधुनिक साहित्य की बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी है और 4 कवि हैं जो आपके टेक्स्ट में छायावाद से लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं कुछ एक विशेषताओं पर बात करना चाहती हूँ। अगर हम द्विवेदी युग से आते हैं, द्विवेदी युग की विशेषताओं को देखें और छायावादी कविता पर बात करें तो बहुत सारे आपको अंतर दिखाई देंगे और हमने बहुत सारी परिभाषाएं देखी जिसमें वो अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे जो पहली चीज़ आपको दिखाई देगी यहाँ पर व्यक्तिकता की बोध ज़्यादा दिखाई देगा। व्यक्तिकता, यहाँ आप देखिए कि कवि अपनी व्यक्तिक संवेदनाओं को भी व्यक्त कर रहे हैं। आपको ये वाली छूट आपको मैथिली शरण गुप्त के काव्य में द्विवेदी युग में नहीं, कहीं भी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर वो निर्व्यक्तिकता का जो भाव है वो यहाँ नहीं दिखाई देता। यहाँ अपनी व्यक्ति देखिए, जैसे कितने साहस के साथ सुमित्रा नंदन पंत कह देते हैं, वह बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। क्या ऐसा साहस आपको रीतिकाल में भी नहीं देखने को मिलेगा? जहाँ बहुत प्रणय गीत गाए गए, द्विवेदी युग में आप जाएंगे सामूहिकता की बात है, भक्ति युग में व्यक्ति परकता है, लेकिन वो केवल ईश्वर से निवेदन करने तक है। छायावादी जो कवि है वो बड़ा पर्सनलाइज्ड है, निजी ढंग से बातें करता है और वो पाठक का बड़ा आत्मीय बन जाता है करते करते। और कहीं ना कहीं इनके यहाँ पर मेरा इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। निराला स्पेशली लिखते भी हैं कि मैं शैली अपनाई। ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, मैं शैली अपनाई। अब जैसे पंत का मैंने आपको उदाहरण दिया ही है, तो इनके यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी व्यक्तिगत प्रणय या व्यक्तिगत किसी स्तर की जो भावनाओं को व्यक्त करना यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर हम गद्य में देखे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो आत्मकथाएं हैं इसी युग में लिखी गई। कहीं ना कहीं मनुष्य उस समय या कवि अपने आप को स्वयं को एक्सप्रेस करना चाह रहा है।
तो इसमें अपनी बात को खुलकर कहने की बात यहाँ पर दिखाई देती है। तो इनके काव्य में जो व्यक्तिकता का स्वर है बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा एक जो चीज़ अपने को दिखाई देगी, यहाँ पर जिज्ञासा का भाव बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और जिज्ञासा ये हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब देखिए, जो प्रकृति की बात कहेंगे कि प्रकृति के प्रति एक अनूठी सी जिज्ञासा, स्त्री के प्रति एक अनूठी सी बड़ी मतलब ताजी सी, बिल्कुल अनछुई सी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब जैसे ऐसा लगता है कि मनुष्य कहीं ना कहीं, कवि कहीं ना कहीं प्रकृति के सभी रहस्यों को जान लेता है। अब पहली कविता देखिए आपको जो पढ़ने को मिलेगी, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। अब साधारण सी चीज़ है, सुबह पहली किरण के साथ चिड़िया जो चहचहा उठती है, कवि कितने अबोध और कितना बालमन यहाँ पर दिखाई देगा कि बिल्कुल अबोध तरीके से पूछता है कि पहले रश्मि, पहली किरण के आने का तुझे कैसे पता चला। रंगिनी एक छोटी सी चिड़िया को कहते हैं। अब वैसे ही आप निराला को देखिए, किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती तुम सजी मंडलाकर। तो इस तरीके की। अब महादेवी को देखिए, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। तो एक जिज्ञासा का जो भाव है इन कवियों के अंदर बहुत दिखाई देगा। और जिज्ञासा का संबंध बहुत सारे स्तरों पे कभी कभी रहस्य भावना से भी जोड़ा गया। कवि अपने चारों तरफ सब कुछ जान लेना चाहता है, परम सत्य को जान लेना चाहता है। और ये जिज्ञासा का जो भाव है सभ्यता के नए विकास के साथ उदित होता है। नया बोध प्राचीन में कुछ नई जानकारियां जोड़ता रहता है। अब जो तीसरी चीज़ है, हालांकि मैं इसको तीसरे लेवल पे ला रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग पहली बार जो बात करते हैं द्विवेदी युग से जब छायावाद को अलगाते हैं, तो प्रकृति उसमें महत्वपूर्ण एक अंग के रूप में उभरती है। प्रकृति की ओर जाना वैसे स्वच्छंदतावाद में भी देखा गया था। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी के यहाँ पर प्रकृति से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं आपको दिखाई देंगी। और लेकिन यहाँ का पर जो प्रकृति है, प्रकृति देखिए भक्ति कविता में भी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ प्रकृति एक उपादान के रूप में नहीं दिखाई देती। प्रकृति की अपनी एक सत्ता है, प्रकृति का अपना एक यहाँ महत्व दिखाई देगा। तो अब प्रकृति के लिए हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, तो प्रकृति प्रेम यहाँ इस कविता में दिखाई देता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं, जब मैं कई बार हम लोग बात करते हैं कि राजनीतिक स्तर पर आज़ादी की लड़ाई लड़ने की तैयारियां चल रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेम है वो देश प्रेम की शुरुआत ही है। जब आप बात करते हैं प्रकृति प्रेम की बात करेंगे, देश प्रेम की बात करेंगे, तो देश कोई ऐसी सत्ता नहीं कि केवल नक्शे का नाम देश नहीं है। देश की प्रकृति, देश की प्रकृति है, उसकी भाषा है, उसकी संस्कृति है, वहाँ के लोगों से प्रेम, यही तो पूरा देश कंप्लीट तभी बन पाता है। तो प्रकृति प्रेम जो इस कविता में दिखाई देता है, ये यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है चारों कवियों के यहाँ पर। और ये हालांकि इससे पहले प्रकृति और मनुष्य का बड़ा द्वंद्वात्मक संबंध ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति का जो संबंध है, हालांकि खड़ी बोली कविता में श्रीधर पाठक से ही प्रकृति प्रेम प्रकृति का आरंभ हो गया था, प्रकृति के वर्णन का। छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलंबन चित्रण तो किया है, लेकिन उसे मनोजगत के प्रतीक रूपों में देखा है। वो अपने मन से प्रकृति को अनेक रूपों में बांधते हैं और उससे एक अलग ही तादात्म्य स्थापित करते हैं। निराला ने बादल को विप्लव के वीर कहते हैं। प्रसाद कभी अरुणीय मधुमेह देश हमारा, इस तरह की बातें करते हैं। महादेवी जो एक रात्रि या रजनी का रूपक लेकर आती हैं, उसको कितने खूबसूरती से प्रस्तुत करती हैं। और पंत का प्रकृति वर्णन तो सभी छायावादी कवियों से बिल्कुल भिन्न है और बिल्कुल ही विशिष्ट है, क्योंकि पंत तो मूलतः प्रकृति के कवि हैं। उन्होंने प्रकृति को सबसे ज़्यादा सहज भाव से दिखाया है। इनके यहाँ पर प्रकृति के कई कई रूप, बादलों पर कम से कम मतलब 50 कविताएं आपको दिख जाएंगी, बादलों के अलग अलग रूप इनके यहाँ दिखाई देंगे। तो प्रकृति की विविधता वो अपने इंद्रिय बोध के अनुसार करते हैं, जैसा उनको समझ आता है वैसे ही उसको वर्णित करने की, मतलब पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इस कविता में दिखाई देता है। अब हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं, स्त्री का चित्रण, नारी का चित्रण। अब इससे पहले स्त्री का चित्रण बहुत होता है। आप ये देखिए कि पूरा का पूरा मैथिली शरण गुप्त का जो काव्य है या द्विवेदी युग का ज़्यादातर जो काव्य है वो स्त्री केंद्रित है, चाहे साकेत
की बात करो या प्रिय प्रवास की राधा की या साकेत की उर्मिला की, स्त्रियों को बड़ा केंद्र मान के लिखा गया है। लेकिन स्त्रियों को स्त्री के रूप में एक अलग सत्ता के रूप में परिभाषित करना कोई छायावाद में ही देखा जा सकता है। और इनके यहाँ पर जो स्त्री है, मतलब बहुत ही बड़े सहज भाव से, वह बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। अब स्त्री के लिए एक मित्रता वाला भाव इससे पहले यहाँ नहीं दिखाया देता। छायावाद में कई बार नारी बड़ी दैवीय भी दिखती है, स्वप्निल भी दिखती है, और बड़ी दूसरी तरफ कभी कभी उसका लौकिक रूप दिखाई देता है। लेकिन छायावाद में एक विशेष बात है कि यहाँ की जो नारी है वो बंधन मुक्त दिखाई देती है, और नारी को मानवीय सहृदयता के साथ चित्रित किया गया है। पंत लिखते हैं, देवी माँ सहचरी प्राण। अब देखिए स्त्री के कितने सारे रूप हैं। देवी माँ सहचरी प्राण, ये एक आदर्श स्थिति है। प्रसाद ने भी नारी को आदर्श मतलब श्रद्धा के रूप में दिखाते हैं। प्रसाद नारी को मतलब एक रागात्मक वृत्ति का प्रतीक दिखाते हैं जो मनुष्य को मंगल या श्रेय की तरफ ले जाती है। निराला नारी की यथार्थ स्थिति को अंकित करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे वह तोड़ती पत्थर उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसमें एक स्त्री के श्रम के सौंदर्य को इन्होंने दिखाया है। और यहाँ पर आप देखिए कि छायावादी जो नारी या नारी विषयक जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं रीतिकाल से या द्विवेदी युग से बिल्कुल भिन्न दिखाई देगा, और बिल्कुल उस रूप को तोड़ने वाली दिखाई देता है पहले के। अच्छा, अब हम अगली चीज़ पर आते हैं। जो अगला हम देखते हैं कि अब पिछली मैंने कक्षा में जब आपको बताया कि छायावाद की हम सामाजिक पृष्ठभूमि की बात की, तो हमने राष्ट्रीय जागरण की बात की। तो अब हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति भी इस कविता में होती है। जो छायावाद बेसिकली केवल अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति करने का आह्वान नहीं करता, ये बेसिकली मानवतावादी काव्य है। यह मतलब मानवतावादी मनुष्य की भलाई के, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए यहाँ पर दिखाई देता है। सर्वात्म भाव यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब व्यक्ति के सुख दुख को उदात्त रूप में दिखा के। अब प्रसाद का जो पहला जो आप देखेंगे खंडकाव्य आंसू में, आंसू को जब आप देखते हैं कि वह घनीभूत पीड़ा थी। पहले मनुष्य की व्यक्तिगत घनीभूत पीड़ा है, लेकिन बाद में वो उस पूरे के पूरे दुख को पूरे दावानल के साथ जोड़कर पूरे जग को वृंदावन बनाने की बात कर लेते हैं। उनकी अगर आप कामायनी को देखेंगे, कामायनी भी शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान, इस प्रकार की चर्चा करती है। निराला की आप कविता देखिए, शिवाजी का पत्र। हाँ, इसके अलावा एक अभी आपके कोर्स में भी लगी हुई है इनकी जयशंकर प्रसाद की कविता है, जो आपकी उदयपुर में जो झील है महाराणा सांगा, इस तरीके की कविता है। तो कहीं ना कहीं राम की शक्ति पूजा को आप देख लीजिए, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो राम का संघर्ष है वो पूरे के पूरे भारतवर्ष के एक कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति का संघर्ष हो जाता है। और उस मतलब ये कहीं ना कहीं शक्तिशाली ब्रिटिश गवर्नमेंट से करने के लिए धर्म, न्याय और विवेक को भी अपर्याप्त बताते शक्ति की मौलिक आराधना की बात करते हैं। अब हम शॉर्ट में इसके कला पक्ष पर बात करेंगे। वैसे जब हम कविताएं इनकी पढ़ेंगे तो कला पक्ष पर बात हो जाएगी। अब जितने भी इसके जो कवि हैं कला पक्ष में, तो खैर ये इसको कहीं ना कहीं छायावाद है, इसकी कला पक्ष इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दूसरा इनके यहाँ पर जैसे अलंकारों को लेकर, सादृश्य विधान को लेकर सूक्ष्म संवेदनशील इंद्रिय बोध यहाँ पर दिखाई देगा। भाषा को लेकर ये बड़े सेंसिटिव कवि हैं, चारों के चारों कवि भाषा को लेकर बहुत ही सजग हैं, और नए नए प्रकार के काव्य बिंब इस युग में दिखाई देते हैं। जैसे मानवीकरण, विशेष तौर पे मानवीकरण जो अलंकार है वो छायावादियों का प्रिय अलंकार के रूप में दिखाई देता है। और भाषा तो आप समझ ही सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में या इनके काव्य में जब आप देखते हैं, इनकी भाषा शब्द वही है, लेकिन बावजूद उसके भाषा का जो सौंदर्य है वो छायावादियों के मतलब उसके बाद भी वो नहीं दिखाई देता, और उस समय भी नहीं। शब्द चयन में इतनी इनके यहाँ पर। और दूसरा एक सबसे ज़्यादा जो इस कला पक्ष पर हम बात करना चाहें, मुक्त छंद की कविता। मुक्त छंद की कविता की जो शुरुआत है वो इस युग में होती है, जिसमें निराला
मुक्त छंद में मुक्त छंद, इन्होंने छंद से मुक्ति का आह्वान, क्योंकि छायावादी कविता हर प्रकार की मुक्ति की बात करती है, तो छंद के बंधनों में भी क्यों रहा जाए। निराला ने कविता को छंदों से के बंधन से मुक्त करते हुए भाव और अर्थ प्रवाह की दृष्टि से दोबारा एक तरीके से स्थापित किया या पुनर्व्यवस्थित किया। अब कविता छंदों का अनुसरण नहीं करके भावों का अनुसरण करती है। अब केवल निश्चित मात्राओं में बांधा नहीं जा सकता, लंबी और छोटी कई तरह की कविताएं लिखी रहती हैं। और जो पंत की बात जाएंगे तो पंत तो भाषा को लेकर सबसे ज़्यादा सजग कवि हैं। महादेवी के यहाँ पर भी इसी प्रकार की चीज़ें दिखी जाएंगी। पंत का जो प्रिय छंद है रोला छंद है। रोला छंद में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन रोला छंद को भी मात्राओं से तोड़ के उन्होंने भाव अनुप्रवाही बना दिया है। छायावादी कवियों ने गीत बहुत लिखे हैं, छोटी कविताएं लिखी हैं, बड़ी कविताएं लिखी हैं, और इनकी भाषा में तत्सम बहुलता आपको बहुत दिखाई देगी, और व्याकरण के प्रति, वाक्य गठन के प्रति, शब्द चयन के प्रति बहुत सचेत दिखाई देते हैं। शब्दों में नाद व्यंजना पर बहुत भरोसा करते हैं। तो काव्य पक्ष पर आज इतनी ही बातें। अगली कक्षा में मैं आपको शायद पहले कभी आपको सुमित्रा नंदन पंत कोर्स में है, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।